वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए रे ऑफ नॉलेज बाय CSK। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि महाजनपद काल जो कि 600 से 340 BC तक चला था, इस समय में भारत की स्थिति क्या थी और महाजनपद काल में भारत में कितने महाजनपद थे, भारत का विस्तार कहां से कहां तक था और हमें इस महाजनपद काल का जो महाजनपद था उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि महाजनपद किसे कहते हैं। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहते थे। उसके बाद क्या था दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब वैदिक काल दो कैटेगरी में था, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है और उसके बाद जो है बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। बौद्ध ग्रंथों से ही हमें पता चला है कि 16 महाजनपद हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। महाजनपद काल में जो है ये जो 16 महाजनपद थे सभी का राजधानी भी अलग अलग था। उसके बाद जब भाषा की हम बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से प्राकृतिक और संस्कृत बोली जाती थी। प्राकृतिक और संस्कृत बोली जाती थी। धार्मिक समूह में वैदिक धर्म, उसके बाद हिंदू पंथ, फिर बाद में आगे चल करके इसी समय के बीच बौद्ध और जैन धर्म भी आए। शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ गणतंत्र और राजतंत्र दोनों व्यवस्था था, जिसमें कि मल्ल और वज्जी जो है यह ऐसा जगह था जहाँ पे गणतंत्र था, बाकी सभी जगह राजतंत्र था। अब दोस्तों, हम इन 16 महाजनपद के बारे में विस्तार से जानेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफ़गानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी तक फैला हुआ था। दोस्तों, अगर हम इस मैप पे गौर करें तो हमारा यह मैप किस टाइप का दिखता है, देख लीजिए दोस्तों। इस तरह से आयताकार दिखता है, आयताकार टाइप का। उसके बाद जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये त्रिभुजाकार होता हुआ जा रहा है। आयताकार कहने का मतलब एक बैलगाड़ी के तरह, जैसे बैलगाड़ी होता है या बैलगाड़ी की तरह इस टाइप से ऐसा फैला हुआ है। तो यह दोस्तों इस बात का जिक्र जो है दीर्घ निकाय में किया गया और दीर्घ निकाय में कहा गया है कि उत्तर में आयताकार और दक्षिण में त्रिभुजाकार यह था। अभी हम जो बात कर रहे हैं यह भारत की आकृति के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि महाजनपद काल में थी। महाजनपद काल में दीर्घ निकाय से हमें पता चलता है कि यह उत्तर में आयताकार और दक्षिण में जो है त्रिभुजाकार था। आगे बढ़ते हैं और हम यह जानते हैं कि बौद्ध निकाय में जो है भारत को 5 भागों में बांटा गया। भारत को 5 भागों में बौद्ध निकाय में बांटा गया और ये जो 5 भाग थे इसको अगर गौर कीजिएगा तो मानिए यह जो है आपका इधर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। इसको बोलते थे उत्तरापथ। ये जो है उत्तरापथ है। 5 भागों में बांटा गया है बौद्ध निकाय में। एक था उत्तरापथ, दूसरा है मध्य देश, ये मध्य का जो देश था मध्य देश। उसके बाद प्राची देश आता था जो कि पूरब क्षेत्र में फैला हुआ था, प्राची देश। फिर आता था दक्षिणापथ, दक्षिण में जो फैला हुआ है ये दक्षिणापथ। और उसके उपरांत आता है अपरांत, मतलब यह जो है पश्चिमी जो है क्षेत्र है, इसको अपरांत कहते हैं। तो 5 भागों में बांटा गया था बौद्ध निकाय में। ये 5 भाग कौन थे? उत्तरापथ, मध्य देश,
प्राची, दक्षिणापथ तथा अपरांत, ये जो है बौद्ध निकाय के अनुसार बांटा गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा भी हम अभी बात किए हैं दीर्घ निकाय और बौद्ध निकाय के बारे में। इसके अलावा भी हमें इसकी जानकारी, मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी अनेक ग्रंथों से मिलते हैं। जैसे जैन ग्रंथ का एक भगवती सूत्र आता है और दूसरा उसका है एक सूत्र कीर्तांग, भगवती सूत्र और सूत्र कीर्तांग। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें भी इसके बारे में वर्णन किया है, जिसमें 22 महाजनपद का वर्णन है। उसके बाद बौधायन धर्म सूत्र में, जो कि 7वीं सदी में लिखा गया था, मतलब ईसा पूर्व में, इन सब से पता चलता है, महाभारत से ही पता चलता है हमको, महाभारत से। जिस समय महाभारत के समय में हम लोगों को पता ही होगा, जैसे कुरु जो थे कौरव वंश, वो कुरु वंश के, मतलब कौरव का जो भी था वो कुरु वंश से आए हुए थे। उसके बाद गांधारी जो थी गांधार की थी। इसी तरह से अंगराजकर्ण, इस तरह से हम जानते हैं कि महाभारत काल से ही ये महाजनपद काल जो है अच्छा खासा प्रचलन में था। अब देखिए दोस्तों, यह जब देखते हैं तो उत्तर में हिमालय की तरफ से विस्तृत होता है। अगर आप गौर कीजिए तो ये उत्तर में हिमालय का भाग है। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण की ओर जब बढ़ते हैं तो ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मुख्य रूप से अगर देखें तो गोदावरी नदी के आसपास तक फैला हुआ है। जब ये पश्चिम की तरफ देखते हैं तो इस एरिया में गांधार है, ऊपर देखिएगा ये गांधार है, और इधर का एरिया जो है आपको असम के आसपास, कहने का मतलब इस क्षेत्र में फैला हुआ ये महाजनपद काल है। आगे चल कर के दोस्तों ऐसा हुआ था कि ये मगध जो है, मगध जो बिहार में पड़ता है, यह मगध जो है इन सभी जनपद का केंद्र बन चुका था, क्योंकि पावर इसके पास था, अच्छा खासा पावर था। और पावर बढ़ने का कारण था क्या कि ये लोग युद्ध में हाथी का प्रयोग करने लगे थे। इस आसपास बहुत सारा जंगल था जिससे हाथी ये लोग रखते थे, और हाथी का प्रयोग युद्ध में करने से इसका पावर बढ़ गया था, जिसके कारण यह एक तरह से शक्ति का केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। और यह दोस्तों वही जगह है जहाँ से चाणक्य का अपमान हुआ, और आगे चल कर के चाणक्य जो है एक ऐसा अपना हथियार तैयार किया, ऐसा शस्त्र तैयार किया जिसके थ्रू मगध की नींव हिला दी और पूरा भारत को एक अखंड भारत के रूप में निर्माण किया। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें अब जानने का यह प्रयास करेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है और कैसे उसको याद रखना है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ये सब अभी तक हमने जो बताया है वही सब लिखा हुआ है, इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ के एक अंगुत्तर निकाय है जिससे हमें 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। अब इस जनपद को हम क्रम से देखते चलेंगे। देखिए दोस्तों, पहले तो हम यूपी और बिहार के महाजनपद को अलग कर लेते हैं, और उसके बाद यूपी और बिहार के अलावा जो 7 जनपद बचता है, यूपी में 6 जनपद और बिहार में 3, 9 हो गया, और 7 जो बाकी बचा है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। उसमें से 2 जो है आप लोगों को इस एरिया में पड़ता है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इस एरिया में पड़ता है, जिसमें पहला कम्बोज है। यहाँ पामीर का पठार आता है। पामीर का पठार से पश्चिम क्षेत्र में
कम्बोज पड़ता है और कम्बोज के ही नीचे गांधार पड़ता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अब देखिए दोस्तों, कम्बोज और गांधार ये दोनों याद रखना है, जो कि भारत के लगभग बाहर ही है, जिसमें गांधार का कुछ क्षेत्र कश्मीर के तरफ पड़ जाता है। गांधार का कुछ क्षेत्र कश्मीर में पड़ जाता है, जबकि कम्बोज जो है पूरी तरह से भारत से बाहर है। यह जो है आप लोगों को अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, इतना याद रखेंगे हम, दो को याद रखे हैं, कम्बोज और गांधार। कम्बोज और गांधार, कम्बोज और गांधार यह जो है भारत से लगभग बाहर ही है, जिसमें कम्बोज पूरी तरह से बाहर है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या बताएं कि यूपी और बिहार को छोड़कर हम बात करेंगे। तो यूपी और बिहार को जब छोड़कर बात करेंगे तो हमारे पास 5 और शेष बचे हैं। 2 तो हो गया, कम्बोज और गांधार। तो उसके बाद हम जब हरियाणा दिल्ली के आसपास पहुंचते हैं, हरियाणा और दिल्ली के आसपास पहुंचते हैं, तो वहां देखते हैं कुरु। कुरु ही वही है जिसके बारे में आप लोगों को पता ही है, कौरव वंश जो है इसी से शुरुआत हुआ था। यह हरियाणा और दिल्ली के आसपास पड़ता है। उसके बाद इससे नीचे चलते हैं, कुरु से जब नीचे चलते हैं तो हमारे पास आता है मत्स्य। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मत्स्य जो है ऐसा जगह पर स्थित है। मत्स्य मतलब होता है मछली। मछली के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा, राजस्थान जो है रेगिस्तानी एरिया है, तो मत्स्य महाजनपद ऐसा जगह पर है जहाँ पे क्या है? पानी नहीं है। मतलब यह बंजर भूमि है, रेगिस्तानी एरिया है, और वहाँ पे कहने का मतलब राजस्थान का क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अवंती के पास। अवंती जो है गुजरात के आसपास पड़ता है, जो कि मालवा का पठार के नाम से जो जाना जाता है, जो क्षेत्र वो मालवा का क्षेत्र है। और उसी के बगल में एक छेदी है, इसको छेदी या चेड़ी भी बोलते हैं। तो यह जो है, इन दोनों को हमको याद रखना है। यह पूरी तरह से मध्य प्रदेश में पड़ता है। चेरी जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती जो है गुजरात के आसपास पड़ता है, मध्य प्रदेश गुजरात इसका क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद क्या है? मत्स्य जो है राजस्थान में। कुरु कहाँ होता है? हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। एक और बच गया हमारे पास, जिसका नाम है आपको असमक। दोस्तों अब देखिए, असमक यहाँ है। असमक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। इसको अलग से याद रख लेंगे। भारत से बाहर 2 को याद रखना है, कम्बोज और गांधार। पहला कम्बोज, क से कम्बोज क पहला स्थान पे आता है, ग से गांधार वो दूसरे स्थान पे आता है। उसके बाद जब हम भारत की बात करते हैं तो सबसे दक्षिण में, मतलब दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा महाजनपद है जिसका नाम है असमक। उससे ऊपर जब देखते हैं, मतलब 3 अगर हम अलग सेपरेट याद कर लें तो मेरे पास 4 बचता है। 4 में आप आँख मूंद करके कह सकते हैं, हरियाणा और दिल्ली के पास जो था वो क्या था? कुरु वंश था। हरियाणा और दिल्ली के पास कुरु वंश था। राजस्थान के बारे में हम क्या बताएं कि वहाँ रेगिस्तानी एरिया है, लेकिन मछली मत्स्य जो है वहाँ है, मत्स्य महाजनपद। और उसके बाद अवंती पड़ता है, जिसका उज्जैन राजधानी थी। फिर चेरी पड़ता है। ये चेरी जो है आप लोग महाभारत में देखे होंगे, जो शिशुपाल थे, छेदी नरेश शिशुपाल, जिनका गर्दन श्री कृष्ण के द्वारा काट दिया गया सभा में, वो यहीं के थे, मध्य प्रदेश के। अब देखिए दोस्तों, इतना हम याद रख लिए, जो कि यूपी और बिहार के बाहर था। अब यूपी और बिहार में जब आते हैं हम, तो देखिए दोस्तों, यूपी और जब बिहार में आते हैं तो यहाँ हम देखते क्या हैं कि सबसे पहले पांचाल को देख लीजिए। पांचाल के जस्ट नीचे चलेंगे तो ये क्या है? वत्स है। यहाँ सूरसेन है, सूरसेन। पांचाल, सूरसेन और वत्स। पांचाल, सूरसेन, वत्स। पांचाल, सूरसेन, वत्स, ये 3 हो गया। और इधर से 3 है क्या? कौशल, मल्ल और काशी।
काशी तो हमेशा याद रहेगा, काशी जो है गंगा नदी के किनारे यूपी में पड़ता है, तो इसको हम याद रख लेंगे कौशल, मल्ल और काशी। कौशल, मल्ल और काशी। पहला क्या था? पांचाल, शूरसेन, वत्स। पांचाल, शूरसेन, वत्स। उसके बाद है कौशल, मल्ल और काशी। उसके बाद जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में क्या है? 3 है, जो कि मगध के बारे में तो सबको पता है, पटना और गया के क्षेत्र में यह पड़ता है, जबकि भागलपुर के आसपास, मुंगेर के आसपास पड़ता है अंग, जो कि अंगराज कर्ण आप लोग जानते ही हैं। यह अंग प्रदेश जो है भागलपुर और मुंगेर के आसपास पड़ता है। फिर है वज्जी। बिहार में 3, मगध, उसके पूर्व अंग और अंग के उत्तर में वज्जी। इतना याद रखना है। इस तरह से सेपरेट करके अगर हम पढ़ते हैं तो हमको 16 महाजनपद का लोकेशन आंख मूंद करके नज़र में रहेगा। सबसे पहला ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो कम्बोज है, उसके बाद क्या है? गांधार है। उसके बाद जब भारत में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं, कुरु है। उसके नीचे आते हैं राजस्थान में मत्स्य है। राजस्थान के नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अवंती है। उसके जब साउथ में सबसे चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या है? असमक है। और मध्य प्रदेश में छेदी है, जिसको चेरी भी बोला जाता है। अब यूपी की जब बात करते हैं तो 3 तो इधर है, यूपी में 3 इधर है, पांचाल, शूरसेन और वत्स। पांचाल, शूरसेन, वत्स। और 3 इधर है, कौशल, मल्ल और काशी। कौशल, मल्ल और काशी, जिसमें काशी तो याद ही रहेगा। बिहार की बात करते हैं तो आप लोग दोस्त बिहार को प्यार से याद रख लीजिए। मगध जो है पटना और गया के आसपास का क्षेत्र था मगध। उसके बाद क्या आया? अंग। अंग के बाद वज्जी। तो इतना चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स करके देख लेते हैं। सबसे पहला है कम्बोज। कम्बोज के बारे में हमने क्या बताया? कश्मीर के उत्तर में पामीर पठार के पश्चिम में, पामीर पठार के पश्चिम में बसखां प्रदेश था, जिसका नाम क्या था? कम्बोज कहलाता था। उसके बाद जब गांधार जनपद की बात करते हैं तो गांधार जो है अफ़गानिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफ़गानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, कश्मीर का भी कुछ भाग आ जाता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। यह तक्षशिला वही है जहाँ के एक प्रोफेसर, मतलब जहाँ के एक शिक्षक आचार्य हुआ करते थे, चाणक्य, और जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। उसके बाद दोस्तों हम कुरु की तरफ बढ़ते हैं। कुरु क्या है? वही कौरव से रिलेटेड कुरु, कौरव राजवंश हरियाणा और दिल्ली के आसपास यहाँ है। मत्स्य राज जो है, मत्स्य राज, इनमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर। मत्स्य हमने क्या बताया कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में मत्स्य। उसके बाद अवंती की जब बात करते हैं तो अवंती क्या है? आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल के अवंती। ये मालवा का जो क्षेत्र है ये गुजरात के में पड़ता है। उसके बाद है चेदी। चेदी जो है इसी को चेरी बोलते हैं, चेदी बोलते हैं। यह जो है आप लोगों को वर्तमान में बुंदेलखंड, ये मध्य प्रदेश का इलाका है। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। उसके बाद इन सब को आप याद रख लीजिएगा दोस्तों, राजधानी के साथ भी। असमक की जब बात करते हैं तो यह असमक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। यूपी में हमने क्या बताया कि पांचाल, शूरसेन, वत्स। 3 ऐसे याद रखना है, पांचाल, शूरसेन, वत्स। पांचाल, शूरसेन, वत्स, 3 ऐसे याद रखना है। और 3 ऐसे याद रखना है, कौशल, मल्ल और काशी। कौशल, मल्ल और काशी को जब याद रखेंगे दोस्तों तो आप लोग कृपया देखिए दोस्तों, पांचाल, पांचाल, शूरसेन, वत्स। पांचाल, शूरसेन, वत्स। पांचाल, शूरसेन, वत्स। उसके बाद क्या था? कौशल, मल्ल, काशी। कौशल, मल्ल, काशी। ये 3 6।
उसके बाद जब बिहार की बात करते हैं तो इसके बारे में भी हम लोगों को याद रख लेना है। बिहार से 3 हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना देखे हैं कि जो 16 महाजनपद है उसका लोकेशन कहाँ कहाँ है और कौन कौन से क्षेत्र उसके अंतर्गत आते थे। अब इन 16 महाजनपद को हमें ये ध्यान रखना है, जिसमें से मगध को तो विशेष तौर पे याद रखना है, जो कि आगे चलकर हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसको लेकर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से मौर्य साम्राज्य फैलना स्टार्ट हुआ और फैलते 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 यह जो है एक समय ऐसा आया कि अखंड भारत का निर्माण कर दिया, जिसके अंतर्गत ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र आते थे। उसके बाद दक्षिण भारत में भी यह फैलता गया। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसका लोकेशन को अच्छी तरह से समझ लेना है। याद तो नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से देख लेना है। आंख बंद कीजिए और एक बार आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए, आपको लोकेशन समेत याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको वाकई लोकेशन के साथ आपको इन 16 महाजनपदों का क्रम याद हो गया हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, एक बात और कि जब यूपीएससी, बीपीएससी या पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो तो उसमें अक्सर पूछा जाता है क्या कि 4 या 5 महाजनपद दे देंगे और पूछ देंगे कि उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए, पूरब से पश्चिम क्रम में सजाइए। अगर आपको इस तरह से याद रहे, मैप पे याद रहे, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।